नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके जीएस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से इस वीडियो श्रृंखला को शेयर करते रहिए और सक्सेस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से जो परावैंगनी विकिरण आता है वो इनमें से क्या पैदा करता है? अगर दोस्तों आपको पता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सूर्य की परावैंगनी विकिरण से अभिक्रिया होने के बाद क्या बनाते हैं? ओजोन। जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं वो मिलकर O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आपके आरआरबी एनटीपीसी में कई बार इनसे संबंधित कई डाटा पूछे जाते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। आप देखेंगे केमिस्ट्री से, ग्रुप डी वगैरह में इनसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना है और परमाणु भार क्या है, आगे हम बताएंगे। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेनिटिन, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन, चावल, विटामिन ए, ओजोन परत। दोस्तों देखिए, अगर आपको यह पता है, ओजोन परत जो है ये ट्रोपोस्फियर में ना पाकर पाई जाती है बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल जो है, समताप मंडल में पाई जाती है, ना कि ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिए, ये डी ऑप्शन गलत था। बाकी रेनिटिन जो है वो पनीर है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स है, गोल्डन चावल। आप देखेंगे गोल्डन चावल में विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए सारे ऑप्शंस करेक्ट मैच थे, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो गलत था। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ना कि ट्रोपोस्फियर में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक हमारे साइंटिस्ट थे जेवी नार्लिकर के अनुसार किसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया? दोस्तों आपको पता है, ब्रह्मांडिकी हो गया, नैनो प्रौद्योगिकी हो गई और खगोलिकी हो गई, ये तो सभी साइंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं, लेकिन जेवी नार्लिकर जो है इन्होंने ज्योतिष को अभी तक साइंस की कैटेगरी में नहीं रखा है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, तो ये पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ है एनटीपीसी में। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टिजन के द्वारा किया गया? तो विल्हेम रॉन्टिजन जो है इनके द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया। एक्सरे मशीन का आविष्कार। रेडियो के आविष्कारक आपको पता है कौन है? मार्कोनी है रेडियो के आविष्कारक। और वहीं आपको बिजली के बल्ब के आविष्कारक पता है, एडिशन जो है वो बिजली के बल्ब के आविष्कारक हैं। तो ये कई बार साइंटिस्ट और उनके आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना ये वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा द्विकुंडलिनी संरचना दी गई। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो गामा की होती है, फिर इसके बाद एक्सरे किरणों की होती है, एक्सरे की होती है, फिर होती है परावैंगनी किरणों की, फिर होती है दृश्य की, फिर होती है अवरक्त तरंगों की, अवरक्त इंफ्रारेड जिसे बोलते हैं अवरक्त, और फिर सबसे कम जो होती है रेडियो तरंगों की होती है। तो ऊर्जा का क्रम याद रखिए, सबसे ज्यादा गामा की, फिर एक्सरे की, फिर परावैंगनी किरणों की, फिर होती है अवरक्त, फिर होती है
परावैंगनी के बाद दृश्य, दृश्य के बाद अवरक्त, अवरक्त के बाद रेडियो। रेडियो वेव जो होती है उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, गामा की सबसे अधिक होती है, एक्सरे की उससे। देखिए गामा तो इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं था, फिर इसके बाद एक्सरे, देखिए एक्सरे डी ऑप्शन यहां पर था, तो इस ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। अब देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितनी ऊर्जा ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी। अब तरंग दैर्ध्य होता क्या है, अगर कोई तरंग इस तरीके से गतिमान है, साइनोसोडल वेव है, तो याद रखिए दो जो सुरंग हैं, मतलब जो टॉप पीक होते हैं, इन दो पीक के बीच की दूरी जो होती है इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, तरंग की लंबाई। और जो गर्त होते हैं, दो गर्तों के बीच की दूरी जो होती है, इनके बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य ही कहलाती है, वेव लेंथ अर्थात तरंग की लंबाई कहलाती है। तो बस याद रखिए गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, फिर उसके बाद एक्सरे किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ जो होती है रेडियो तरंगों की होती है। कई बार ऊर्जा ना पूछकर आपसे तरंग दैर्ध्य भी पूछ लेता है, इसलिए हमने ये रिलेशन भी बता दिया आपको, E बराबर hc बटे लैम्डा। H जो होता है प्लांक नियतांक होता है, और C होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दोनों नियतांक हैं, कांस्टेंट है, इसलिए आप देखिए इनकी वैल्यू हमने कांस्टेंट रख के इसको E को डायरेक्टली हमने 1 अपॉन लैम्डा के प्रोपोर्शनल कर दिया। तो याद रखिए जितनी ऊर्जा ज्यादा उतनी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है। मीथेन गैस, इसका फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है, और इसको कई बार पूछा जाता है, आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है मार्स गैस क्या होती है, मार्स गैस। तो याद रखिए जो दलदली स्थानों पर पाई जाती है मीथेन, इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। कई बार यही बेसिक चीजें आपसे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछ देता है। तो याद रखिए मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है, धान के खेतों से, बिल्कुल धान के खेतों से ये निकलती है, और दीमक की बॉबी, जो दीमक की बॉम्बी होती है, दोनों से ही ये निकलती है मीथेन गैस। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। अब दोस्तों 3 प्रकार के तत्व होते हैं, आप देखिए, एक होते हैं अचालक, जिसे हम बोलते हैं कुचालक भी बोल देते हैं, कुचालक, और दूसरा होता है अर्धचालक, अर्धचालक, और तीसरे क्या होते हैं, चालक, चालक। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कम होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और जो तीसरे टाइप के हैं अचालक या कुचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखिए यही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कुचालक या अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्धचालक में सामान्य ताप पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन चालक जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। अब दोस्तों इसीलिए इनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, अचालक, अर्धचालक और चालक। अर्धचालक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखेंगे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, इस जगह पर इनका काफी ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे डायोड है, ट्रायोड है, ये बनाने में अर्धचालक का ही प्रयोग होता है। अब दोस्तों देखिए अर्धचालक होते क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, ये एक धातु है, ये मतलब क्या है, चालक है, ना कि अर्धचालक। सिलिकॉन ये है अर्धचालक, अर्धचालक होता है सिलिकॉन, अर्धचालक। अब दोस्तों सिलिकॉन के साथ एक और याद रखिए जर्मेनियम, दोनों ही के दोनों काफी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हैं, काफी इंपॉर्टेंट अर्धचालक होते हैं। चांदी जो है और ये भी चालक है, चांदी जो है ये चालक है। तो याद रखिए एल्यूमिनियम और चांदी चालक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर हैं,
अर्धचालक है। अब दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको बताना है कि जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के परमाणु क्रमांक क्या हैं, परमाणु क्रमांक आपको बताना है कमेंट करके, परमाणु क्रमांक और इनके परमाणु भार भी बताना है, दोनों के परमाणु भार बताना है, दोनों के, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। ये आपका होमवर्क है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस निम्न में से किसका संयुक्त उपक्रम है, मतलब कौन से दो देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। अभी रिसेंटली दोस्तों भारत ने फिलीपींस को फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस मिसाइल दी है, तो ये चर्चा का विषय है और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये भारत तथा रसिया का संयुक्त उपक्रम है। भारत और रसिया, ब्रह्म और आप देखिए भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी को, दोनों के टर्म को मिला के ये ब्रह्मोस शब्द निर्माण किया गया। तो याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव का मतलब होता है, आप देखिए अब सारे गांव जो हैं, गांव को आपस में कनेक्ट कर क्या माध्यम है जो सबसे ज्यादा इजीली कनेक्टिविटी हो सकती है, तो जो संचार के माध्यम है, परिवहन और संचार का अगर विकास कर दिया जाएगा, परिवहन और संचार का विकास मतलब इनको बीच रोड ट्रैफिक काफी अच्छा बना दिया जाए और संचार के साधन बहुत इजी हो जाए, कम्युनिकेशन काफी इजी हो जाए, तो ये क्या हो गया, एक वैश्विक गांव की संकल्पना जो है इसी पर आधारित है, परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए इंसिनरेटर्स, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये इंसिनरेटर्स क्या टर्म क्या है, टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है, तो याद रखिए जो कूड़ा कचरा है इसको जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। कूड़े कचरे को जलाकर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, यह टर्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है दोस्तों, आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है हमारी अर्थ है, अब जब सनलाइट जो होती है डे के टाइम पर सनलाइट अर्थ पर आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और रात के समय इसी सनलाइट को वह वापस भेज देती है। सनलाइट से जो एनर्जी सन अर्थ को मिली वो रात के समय वापस हो जाती है, तो याद रखिए सनलाइट को आना और वापस हो जाना। अब दोस्तों क्या होता है इस प्रक्रिया में, क्या होता है जैसे जैसे हमारे अर्थ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है जो सनलाइट अर्थ पर आती है वो इन कार्बन के अणुओं के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, और पृथ्वी जितने विकिरण को रात्रि के समय वापस भेजना था उतने विकिरण को वापस नहीं भेज पाती है, क्योंकि ये कार्बन के जो अणु हैं प्रदूषण की वजह से ज्यादा हो गए हैं और यही सूरज की ऊर्जा को पकड़े रहते हैं। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं कम हो पाता है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ पर कार्बन का अमाउंट बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखेंगे आप ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को कहते हैं वैश्विक तापन अर्थात हरित गृह प्रभाव। वैश्विक ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, वैश्विक ताप में लगातार वृद्धि हो रही है। हमने यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया, ऐसे ही बहुत सारे जैसे और भी जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। तो दोस्तों याद रखिए वैश्विक ताप में वृद्धि जो हो रही है इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है इसका मुख्य भाग क्या है, हम आपको बता चुके हैं। नेचुरल गैस का जो मुख्य भाग है CH4 जो है मुख्य भाग है, अर्थात मीथेन जो है इसका मुख्य भाग है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है, जो गिद्ध संरक्षण अभियान भारत में चला उससे संबंधित है। और याद रखिए भारत से लगातार गिद्ध
विलुप्त होते गए और आज पूरे विलुप्तता की श्रेणी में उनको डाल दिया गया है। तो ये उनके विलुप्तता का मुख्य कारण क्या रहा? विलुप्त होने का मुख्य कारण रहा जो पशुओं को दिया जाने वाला एक दर्द निवारक इंजेक्शन था, दर्द निवारक इंजेक्शन, ये इसका नाम था डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक जो है इसको देने से क्या हुआ, ये गिद्ध जब मरे हुए जानवरों को खाते थे तो ये डिक्लोफेनेक जो था उनके अंदर स्टोर होता गया और उनके आंतरिक शरीर को नुकसान करता गया और गिद्ध धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त होते चले गए। तो डिक्लोफेनेक ये दर्द निवारक इंजेक्शन जानवरों को दिया जाता था और जानवर जब मर जाते थे तो उन्हीं जानवरों को गिद्ध खाते थे और गिद्ध विलुप्त होते चले गए। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित देशों में से 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक कौन था? ऑब्वियस ही बात है, चाइना जो है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिकतम होता है? सबसे वेग, ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है, जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। आपको कमेंट करना है लाइट की वेलोसिटी कितनी है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। मीटर पर सेकंड में आपको बताना है प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन दोस्तों रिसेंटली चर्चा का विषय रहा है क्योंकि ये क्या है, कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन के नैनो प्रतिरूप के रूप में इसे जाना जाता है ग्राफीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? आप समझ सकते हैं ये कई बार और विभिन्न तरीके से पूछा गया। इस्पात यहां पर आपको दे देगा, ठोस, द्रव और गैस भी दे सकता है। तो याद रखिए जो इस्पात है ये ठोस है, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। हमेशा इसी को टेक कीजिए, किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे पूछा जाए। और ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। तो याद रखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, सबसे अधिकतम पूछा था तो इस्पात करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? जब भी आप धुएं के सामने जाएंगे तो आंख में जब धुआं लगता है तो काफी ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो वह कौन सा पदार्थ है जिसकी वजह से यह उत्पन्न होती है? पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये याद रखिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था। अब आपको कमेंट करके बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कमेंट करके बताइए। पिछले चैप्टर में हम इसको डिटेल में बताया था, विटामिन के केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाले रोग हम बता चुके हैं। अब आपका नंबर है, कमेंट सेक्शन में बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, आंवला। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन को जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो उनको किस लिए दिया गया था? कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी बार पूछा गया है। तो याद रखिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, जो प्रकाश वैद्युत सिद्धांत है, इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड दिया गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेगा? ऑब्वियस ही बात है जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, ये पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। बाकी पेट्रोलियम, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये थे हमारे टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे कि हम आपके एग्जाम तक कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें और जीके जीएस से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरीके से आप सक्सेस विस्टा क्लासेस का सपोर्ट कीजिए। सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली हेल्प करता रहेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।